असाइनमेंट आज जाके कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको जीओसी कहते हैं हम, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इधर जब तक तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, इसके बिना ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये। और बिना बात किए जो क्लास में बताया जा रहा है ना, उसको जरा ध्यान से नोट करना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले हम अगर मान लो कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, सुनिए ध्यान से, जब हम कोई भी रिएक्शंस करवा रहे हैं तो एक तो मेथड ये होता है कि जो रिएक्टेंट लिया हमने सीधा प्रोडक्ट में चेंज हो गया, कोई बॉन्ड टूटा सीधा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। पहले रिएक्टेंट कुछ इंटरमीडिएट सी चीज बनाता है, फिर वो इंटरमीडिएट आगे प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो ऑर्गेनिक में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, दूसरी मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन वाया फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। यूरिया की फॉर्मेशन तो अलग चीज है, वो आइसोमराइजेशन है, उसको आइसोमराइजेशन कहते हैं कि हाँ ओवरहीट कर दिया, एक और चीज बनी। इंटरमीडिएट तो क्या है, दीज आर अनस्टेबल। इंटरमीडिएट वैसे इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती, और कुछ सेकंड्स के लिए मिक्सचर में बनते हैं, बट उसके बाद उस पे आगे रिएक्शन होती है, तब जाके प्रोडक्ट बनता है, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं। ये आइसोलेबल नहीं है, इंटरमीडिएट्स आर नॉट आइसोलेबल, बट वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेज आती है जब वो बनते हैं, और उसके बाद ही आगे प्रोडक्ट बनता है। तो सिंगल स्टेप और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ये समझ में आया? इसको हम कुछ ऐसे ले सकते हैं, via formation of intermediates. These are via formation of intermediate. ये रिएक्शन बताने से पहले एक पॉइंट सुनिए ध्यान से। पता चल गया दो तरह की रिएक्शन है, तो लिसन। एक चीज बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ तुम्हें। जैसे ये पेन है, इस पेन को बनाने में एक पीस ये वाला है ना, एक इसका खुल नहीं रहा, चलो बीच की वो है इंक है भी इसमें, और बाहर का स्ट्रक्चर है, 3 पीस है इसको बनाने के लिए। अब मान लो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इसकी, तो ये बन रहे हैं 10 पीस पर डे, और बीच की जो पेन है वो बन रहा है सपोज 5 पीस पर डे, बाहर का स्ट्रक्चर बन रहा है 8 पीस पर डे। हो गया, ये है 10 पीस, बीच वाला है 5 पीस, और ये जो पूरा बाहर का स्ट्रक्चर है वो 8 पीस पर डे। तो एक दिन में टोटल पेन कितने बनेंगे? 5 बनेंगे ना, क्योंकि इसका स्लोएस्ट स्टेप कौन सा था? इंक वाला, 5 पीस पर डे। अगर हम ये 10 पीस की जगह 20 पीस पर डे बनाना शुरू कर देते तो क्या हमारी ओवरऑल रेट बढ़ती? इसका मतलब इसकी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ दिस, है ना। जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वही रिएक्शन की ओवरऑल रेट को डिसाइड करता है। ये समझ में आया? मतलब कि अगर हमें ये पता चल जाए, तुम दोनों बातें बंद करो, इतनी इंपॉर्टेंट अभी करनी है सारी बात। हाँ जी, तो अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं और उस रिएक्शन में हम ये देखना चाहते हैं कि हाँ इसमें कौन से स्टेप को बढ़ाएं कि हमारी ओवरऑल रेट बढ़ जाए, हमारे पास ये 3 चीजें थी, तो हमें इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन बढ़ानी पड़ेगी, तभी ओवरऑल रेट बढ़ेगी। पर हमें पता तो चले कि कौन सा स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, नहीं तो अननेसेसरी हम अपनी एनर्जी वेस्ट करके इसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन हमारी रेट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्सेस में बढ़ा हुआ है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रिएक्शन का
रेट डिसाइडिंग स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। अगर मान लो हमारे पास दो अलग अलग रिएक्शंस हैं और हमसे पूछा जाए कौन सी रिएक्शन फास्टर रेट पर हो रही है, तो हम दोनों रिएक्शंस के स्लोएस्ट स्टेप को चेक करेंगे। जिसका स्लोएस्ट स्टेप थोड़ा सा फास्टर है उसकी ओवरऑल रिएक्शन भी फास्टर होगी। पहले बताइए, समझ में आया? तो अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यही स्टडी करते हैं कि विच इज द स्लोएस्ट स्टेप और किसका स्लोएस्ट स्टेप जल्दी बनने वाला है। अगर हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं, मान लो इथेनॉल ले रहे हैं, ब्यूटेनॉल ले रहे हैं, प्रोपेनॉल ले रहे हैं, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि बताओ इथेनॉल ज्यादा रिएक्ट करता है या प्रोपेनॉल ज्यादा रिएक्ट करता है या ब्यूटेनॉल ज्यादा रिएक्ट करेगा इस रिएक्शन में, तो हमें उस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप चेक करना पड़ेगा कि इनमें से किसका स्लोएस्ट स्टेप थोड़ा सा फास्टर है। जिसका स्लोएस्ट स्टेप थोड़ा सा फास्टर होगा वो रेट डिसाइडिंग स्टेप होगा। बट ये चीज तो सब इंटरमीडिएट है ना, ऑल दीज थ्री आर इंटरमीडिएट, ये कोई स्टेबल चीज तो नहीं है। इंटरमीडिएट के बाद जाके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट बना और तब जाके हमें फाइनल चीज मिली। तो रिएक्शंस में भी ऐसे ही होता है कि रिएक्शंस में रिएक्टेंट है, उसके अलग अलग पार्ट्स जो हैं, 2-3 रिएक्टेंट है मान लो, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उनके पार्टिसिपेशन में कोई ना कोई एक स्टेप ऐसा होता है जो सबसे स्लो होता है, तो हमें ये चेक करना होता है ये जो स्लोएस्ट स्टेप है ये कौन सा है, हम क्या चीज लें कि स्लोएस्ट स्टेप फास्टर हो जाए, और इस तरह से हम ओवरऑल रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये समझ में आया कि हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं? तो अब हम आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पर। अगर हम एक सिंगल स्टेप रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यहां पर है एनर्जी, टोटल एनर्जी इन्वॉल्व, और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मान लीजिए ये है रिएक्टेंट। तुम्हें बताया था मैंने कि हर हमारे यूनिवर्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एक एनर्जी बैरियर होता है। जब तक वो एनर्जी रिएक्टेंट को नहीं मिलती वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। अब मान लीजिए ये रिएक्शन थी, ये प्रोडक्ट बना। पहले तो मुझे बताओ ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? किसकी एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, मतलब रिएक्टेंट एनर्जी लेकर प्रोडक्ट में चेंज होगा। और कितनी एनर्जी इसको लेनी पड़ेगी? ये डेल्टा एच हो गई इस रिएक्शन की। तुम्हें पता है ना डेल्टा एच क्या होता है? एच ऑफ प्रोडक्ट, एच ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। तो प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी वाला है, रिएक्टेंट कम एनर्जी वाला है, दोनों के बीच की एनर्जी का डिफरेंस इज डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और ये जो कॉम्प्लेक्स टॉप पर हाईएस्ट एनर्जी वाला आया, यहां से यहां तक की एनर्जी, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास ये एनर्जी होती है वही बैरियर को क्रॉस करते हैं। इतना तो तुम्हें पता है ना कि स्टार्ट करते ही सारे रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो जाते। वेरी फ्यू रिएक्टेंट जो कोलिजन से जिनको इतनी एनर्जी मिल जाती है दे विल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, बाकी के ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो इस बैरियर को जो क्रॉस करेंगे वही प्रोडक्ट में चेंज होंगे। सो दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द बैरियर। इस एनर्जी को क्या कहते हैं? जो रिएक्टेंट को बाहर से मिली, एक्टिवेट करना पड़ा जिसमें, एक्टिवेशन एनर्जी, ईए, एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी थी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होता तो ये एनर्जी किसको देनी पड़ती? प्रोडक्ट को। अगर इतनी एनर्जी प्रोडक्ट को देते तो प्रोडक्ट वापस किस में चेंज हो जाते? रिएक्टेंट। अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा होता, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, total energy required to cross the barrier between reactant and product. और EA एक्टिवेशन क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी
absorbed by reactant. EA activation energy, extra energy absorbed by reactant to cross the barrier. थ्रेशोल्ड में वो एक्स्ट्रा एनर्जी भी आ जाती है प्लस उसकी ओरिजिनल एनर्जी भी है. हर कंपाउंड में कुछ स्टोर्ड एनर्जी होती है ना, तो वो स्टोर्ड एनर्जी ये है. समझ में आया? ये दूसरा ग्राफ जो मैंने बताया है ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सो या एंडो? एक्सोथर्मिक. क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है. E of product is less than E of reactant. तो reactant जब प्रोडक्ट में जाएगा तो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करके जाएगा. बट ये दोनों ही स्टेप क्या है? सिंगल स्टेप. दोनों ही ग्राफ सिंगल स्टेप के हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट, ये जो ऊपर टॉप है ना, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. ये ट्रांजिशन स्टेट है. एनर्जी मिली, एक्टिवेट हुआ, सीधा प्रोडक्ट में गया. ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है. पहली रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, दूसरी एक्सोथर्मिक है. हाँ बोलो. EA एक्टिवेशन एनर्जी. अगर मान लो एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब क्या है? अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है मतलब रिएक्टेंट की अपनी ओरिजिनल एनर्जी ज्यादा है, मतलब वो रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए. पहले से रिएक्टेंट एक्टिवेटेड है, उनको और थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इमीडिएट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे. तो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. डेल्टा H नहीं, EA. एक्टिवेट करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी. लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. क्योंकि रिएक्टेंट ऑलरेडी ज्यादा एनर्जी वाले होंगे. ये पॉइंट समझ में आया? इतना तो हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं कि जिसकी अपनी एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है. हाँ, ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी. अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा ना. हाँ जी, इधर बताएं. क्लियर हुआ? ये जो हाईएस्ट एनर्जी वाली स्टेट है उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. एनर्जी ली, एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेटेड फॉर्म में उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं. हो गया? अब जैसे कि ये देखें, हम देखो यहाँ रिएक्टेंट जो है ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी है रिएक्टेंट की. थोड़ी सी एक्टिवेट करने पर ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा. ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी थी. अगर इसकी जगह इस तरह का एनर्जी डायग्राम होता तो दोनों में से किस रिएक्शन को तुम फास्टर बताते? दिस इज फास्टर ड्यू टू लो एक्टिवेशन एनर्जी. इसका जो रिएक्टेंट है वो स्टेबल है. ER, R मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है. पर यहाँ रिएक्टेंट को एक्टिवेट करना पड़ रहा है. इतनी एनर्जी मिलेगी तब जाके रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. ठीक है, एक पेपर को बर्न करना हो, वुड लॉग को बर्न करना हो, किसको कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? पेपर को. पेट्रोल होता तो और भी कम एनर्जी चाहिए होती.
हाँ जी, पहले बताएं ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस के ग्राफ्स पता चले उद्धव, इधर ध्यान। हाँ जी, चले आगे। अब अगर ये मल्टीपल स्टेप्स इस रिएक्शन में हैं तो ग्राफ किस तरह का आएगा, देखिए जरा। ये रिएक्टेंट था, किसी इंटरमीडिएट में चेंज हुआ, इंटरमीडिएट फिर किसी और में, और ये जाके बन गया प्रोडक्ट। इसमें एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट्स आई। ये पहला स्टेप ट्रांजिशन स्टेट 1, फिर ये बना इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट 1, और ये बना इंटरमीडिएट 2। ये है ट्रांजिशन स्टेट 2, ये ट्रांजिशन स्टेट 3, तब जाकर ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ। इसका मतलब रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा, पहले रिएक्टेंट से कुछ इंटरमीडिएट बन रहे हैं, फिर प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुई। इनमें 3 स्टेप इन्वॉल्व थे। सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? पहला वाला, क्योंकि उसको एक्टिवेट करने में सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। ये जो फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम है, दिस विल बी द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS। मतलब ये स्टेप कौन सा है? स्लोएस्ट स्टेप। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में कई स्टेप्स होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, और उन स्लो में से जो स्लोएस्ट वन होगा उसको हम क्या कहते हैं? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। लेकिन जो सिंगल स्टेप है उसमें तो है ही एक स्टेप। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इस रिएक्शन में 2 इंटरमीडिएट बन रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट पहले एक इंटरमीडिएट बना रहा है, फिर वो रीअरेंज होकर दूसरा इंटरमीडिएट बना रहा है, फिर वो दूसरा इंटरमीडिएट फाइनली किसमें चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। इंटरमीडिएट एक ट्रांजिटरी स्टेट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की, जो कुछ देर के लिए मिक्सचर में एग्जिस्ट करती है, आइसोलेबल नहीं है। And each step will have its own activation energy. Each step will have its own activation energy. पर हर स्टेप में जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। RDS जो लिखा होता है उसका मतलब यही है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। हाँ जी, प्लीज, ये आ गया समझ में? अब आगे कुछ टर्म्स हैं GOC में वो यूज की जाती हैं। वो क्या टर्म्स है, ये सबने लिख लिया? ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी इंटरमीडिएट है वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट की तरफ जाता है। कोई भी इंटरमीडिएट है वो ज्यादा देर तक मिक्सचर में नहीं रहता। इंटरमीडिएट हमेशा अनस्टेबल ही होते हैं। पर हाँ, किसी रिएक्शन के इंटरमीडिएट थोड़े से ज्यादा स्टेबल हैं, पर अल्टीमेटली वो मिक्सचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, जाएंगे तो वो प्रोडक्ट में ही। पर जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जल्दी से बनेगा वो पूरी रिएक्शन की रेट को फास्टर कर देगा। ये पॉइंट समझ में आया? जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जल्दी बनेगा वो ओवरऑल रिएक्शन को फास्टर करेगा, जैसे मैंने अभी पेन वाला केस बताया। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, अब ऑर्गेनिक में एक टर्म यूज करते हैं, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, जो रिएक्शन में यूज हो रहा है। तुम दोनों पीछे बातें प्लीज बंद करो और जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दो। बार बार कह रही हूं मैं, ऑर्गेनिक का मेजर पार्ट है ये, फिर भी दिमाग में नहीं आता है।
सबस्ट्रेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मान लो हम इथीन की रिएक्शन कर रहे हैं या प्रोपेनॉल की रिएक्शन कर रहे हैं या एसीटोन की रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो सबस्ट्रेट है जिसको हमने स्टडी किया। अब सबस्ट्रेट पे हमने कोई चीज ऐड की, अटैकिंग रिएजेंट ऐड किया, जैसे एल्कीन है उसमें HCl डाला और HCl उस पर ऐड हो गया और प्रोडक्ट बना, तो सबस्ट्रेट उस पर अटैकिंग रिएजेंट डाला और ये बना प्रोडक्ट। अब अटैकिंग रिएजेंट दो तरह के होते हैं, इनकी दो कैटेगरी है। हर सबस्ट्रेट पे एक टिपिकल अटैकिंग रिएजेंट ही अटैक कर सकता है। ये अटैकिंग रिएजेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। Electrophiles are electron loving. Nucleophile, nucleus loving. इसका मतलब क्या है? हाँ जी बताएं, इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन लविंग है वो खुद क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। क्योंकि न्यूक्लियस लविंग का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है? जो खुद क्या हो? इलेक्ट्रॉन रिच। तो दो तरह के रिएजेंट्स यूज करते हैं अटैकिंग रिएजेंट, एक इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग reagent because they are electron deficient, and nucleophile they are electron rich, so they prefer to attack at electron deficient centers. तो सबसे पहले हम इन्हीं दो अटैकिंग रिएजेंट को स्टडी करते हैं, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियस लविंग। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में एक रिएजेंट आता है अटैकिंग रिएजेंट, जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और उसको प्रोडक्ट में चेंज करता है। दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। Electrophiles which prefer to attack at electron rich centers. They prefers to attack at electron rich centers. Nucleophile prefer to attack at electron deficient center. अब इलेक्ट्रोफाइल में कैटायन आ सकते हैं, जैसे H पॉजिटिव है, कहीं भी जाएगा बॉन्ड बना लेगा। Cl पॉजिटिव कहीं बन जाए, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेगा। CH3 पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है, ये कैटायन इलेक्ट्रोफाइल है। क्या सोडियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है? क्या सोडियम आयन किसी से बॉन्ड बनाना चाहेगा? ऑक्टेट है उसका। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कंपाउंड ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं ना। इलेक्ट्रोफाइल वो हैं जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाए। समझ में आया? इलेक्ट्रोफाइल वो जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर जाएं और उसके साथ बॉन्ड बना ले। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सीजियम आयन, ग्रुप 1 के जितने भी आयन है, बेरियम आयन, दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट और इनमें टेंडेंसी ही नहीं है किसी से बॉन्ड बनाने की। तो लिख सकते हैं
group 1 and group 2 cation are not electrophiles except beryllium. ये तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है ना, ग्रुप 1 में भी लिथियम बनाता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं. लेकिन जिनका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं है. सिल्वर आयन ये बना सकता है, तुम्हें तो पता है ट्रांजिशन मेटल फजान रूल, बहुत जल्दी इनमें कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है. कॉपर आयन ये सब इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं. ट्रांजिशन मेटल के कैटायन आ सकते हैं. सो इलेक्ट्रोफाइल में एक तो आते हैं कैटायन, दूसरे आते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल. न्यूट्रल मॉलिक्यूल में BF3, PeCl2, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, AlCl3, FeCl3, ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इनके. हाँ, जिनको लुईस एसिड भी कहा था. Some neutral molecules act as electrophile. Even CO2 भी electrophile है. जब भी दो एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा ना, वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, क्योंकि इसके सेंटर वाले पर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कहीं से भी बॉन्ड बना के पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करवा देगा. तो कहीं भी किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो भी वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आ जाता है. इवन SO3 सल्फर पर +6 चार्ज है, तो सराउंडिंग जो ऑक्सीजन है उस पर तो -2 चार्ज ही है, पर इसमें एक ऐसा सेंटर आ गया विच हैव हाई पॉजिटिव डेंसिटी. तो सम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड सम केटायंस कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. क्या अमोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है? अमोनियम आयन तो बॉन्ड ही नहीं बनाता. 4 बॉन्ड नाइट्रोजन के पूरे हो चुके और कोई बॉन्ड बनाता ही नहीं. तो जरूरी नहीं कि सारे ही केटायन इलेक्ट्रोफाइल हो. इलेक्ट्रोफाइल वो जो किसी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से अटैक करे और एक बॉन्ड बना ले. तो सोडियम आयन वगैरह ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि इनमें बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ही नहीं है. आ गया समझे? तो सबसे पहले हमें कैटेगराइज करना आना चाहिए कि ये जो कंपाउंड है इसको हम किस कैटेगरी में लेंगे, वेदर इट विल बी इलेक्ट्रोफाइल और इट इज न्यूक्लियोफाइल. तो अब जरा न्यूक्लियोफाइल पर आते हैं. ये सबने लिख लिया? न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी क्या है? दे मस्ट हैव एन इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन. तभी तो अपना इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाता है. इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाते हैं, और न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाते हैं. सो न्यूक्लियोफाइल दे मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन. They must have electron pair available for donation. तो इसमें अनायन भी आ सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं. अनायन में क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयन है ये न्यूक्लियोफाइल है. क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? इसका तो कंप्लीट बॉन्ड बन चुका है ना, इसमें कोई भी ऐसी साइट नहीं है जिसके थ्रू ये बॉन्ड बनाए. बोरोन के ऊपर 4 फ्लोरीन के बॉन्ड बन चुके हैं और फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना चुका है, बस खत्म. बट मोस्ट ऑफ द अनायन दे आर न्यूक्लियोफाइल. और न्यूट्रल मॉलिक्यूल में अमोनिया का लोन पेयर अवेलेबल है ना, वाटर,
इवन अल्कीन जिसके पाई बॉन्ड अवेलेबल होते हैं डोनेशन के लिए, अल्काइन, इवन बेंजीन। पर बेंजीन पुअर न्यूक्लियोफाइल है ना, एरोमेटिसिटी है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं देता किसी को, जबरदस्ती इससे लेना पड़ता है क्योंकि ये स्टेबल है। अब मान लो कोई एंटी एरोमेटिक हो गया, फिर तो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा ना, तो एंटी एरोमेटिक क्या है, अनस्टेबल है, वो अपने पाई बॉन्ड दे सकते हैं। तो ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हुए ना, इनके पाई बॉन्ड अवेलेबल है डोनेशन के लिए, तो या तो लोन पेयर अवेलेबल हो डोनेशन के लिए या पाई इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल हो सकते हैं डोनेशन के लिए। तो एल्कीन, अल्काइन, इन सबको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, किस कैटेगरी में लेते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। अब तुम सोच सकते हो कि एल्कीन है, उस जो खुद न्यूक्लियोफाइल है, खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उस एल्कीन पे अटैक कौन करेगा। अगर हम एल्कीन लेते एज ए सबस्ट्रेट लेते, वो खुद क्या होता, एक न्यूक्लियोफाइल होता, तो उस पे अटैक कौन करता, इलेक्ट्रोफाइल। जो खुद इलेक्ट्रॉन रिच है उस पे कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। पर जो खुद इलेक्ट्रोफाइल है उस पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो जिस कंपाउंड को हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और उसके ऊपर जो अटैक कर रहा है वो अटैकिंग रिएजेंट हुआ। तो हमें उस सबस्ट्रेट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि ये सबस्ट्रेट कैसा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पे कौन अटैक करेगा, कोई डेफिशिएंट चीज अटैक करेगा। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एल्कीन है या बेंजीन है या अल्काइन है, इनमें किस टाइप की रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है। क्यों, इन पे अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल करता है, क्योंकि ये खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये पॉइंट समझ में आया। अब यहाँ कुछ न्यूक्लियोफाइल ऐसे बातें नहीं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ये है विच हैव टू सेंटर्स with electron pair available for donation. Ambident nucleophile have two centers with electron pair available for donation. At a time ये एक ही सेंटर को यूज करेंगे पर अवेलेबल इनके पास दोनों है। जैसे कि हम बात करें CN नेगेटिव, इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है पर नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, तो ये अटैक यहां से भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां से भी दे सकता है किसी भी सबस्ट्रेट को। ऐसे ही नाइट्रो ग्रुप, इसके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इसके नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये सभी अवेलेबल है डोनेशन के लिए, तो इनको हम क्या कहेंगे, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब वाटर है, उसमें एक ही सेंटर है ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अमोनिया है, नाइट्रोजन के पास ही लोन पेयर है और कहीं नहीं है। लेकिन CN में क्या है, कार्बन के पास भी है, नाइट्रोजन के पास भी है। टू सेंटर्स हैव इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। कार्बन के थ्रू भी किसी से बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी ये किसी से बॉन्ड बना सकता है। हाँ, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया इससे बेटर है। नहीं नहीं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, अपने इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखता है। ऐसे ही नाइट्रो में भी ऑक्सीजन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है। जैसे अगर तुम ये लो, अब ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, इसमें नाइट्रो का ऑक्सीजन आगे बॉन्डेड है, ये देखो यहां से बॉन्डेड है, ये नाइट्रोजन बॉन्डेड है। तो नाइट्रो ग्रुप कहीं लिखा हो तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हुआ ना। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N,
जब जीओसी स्टार्ट हुआ था ना, पहली लाइन मैंने क्या बोली थी कि ऑर्गेनिक का बेस है ये। इसको जरा अगर समझना चाहते हो ऑर्गेनिक को ढंग से, तो जरा फोकस करो जो मैं बोल रही हूँ। CH3CN और CH3NC। इसका मतलब ये जो CN ग्रुप है, इसमें कार्बन के थ्रू भी ये बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, और इनके बॉन्ड बनने पर बिल्कुल ही अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं ना। इसका मतलब CN ग्रुप को हम किस कैटेगरी में लेंगे? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जब एक नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है तो ज्यादा अवेलेबल होगा ना उसका इलेक्ट्रॉन। वो कम है, ये ज्यादा है। रेजोनेंस होती है इसमें वैसे भी। जब नेगेटिव चार्ज है उसका मतलब क्या है? एक तो उसका अपना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, लिख लिया। ये CO2 है। तुम सबको पता है CO2 एसिडिक है, इतना तो पता है ना। हाइड्रोक्साइड आयन CO2 के कार्बन पे अटैक करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये ऑक्सीजन पर जा रहे हैं। ये बाई कार्बोनेट आयन बन गया ना, HCO3 नेगेटिव। तो CO2 क्या हुआ यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल। और OH नेगेटिव क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। कार्बन ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इससे OH से लिया है, क्योंकि ऑक्सीजन ने इसके पाई इलेक्ट्रॉन ले लिए, कार्बन डेफिशिएंट हो गया और उस पर OH का अटैक हो गया। तो कोई भी एटम किसी दूसरे से पूरा पेयर लेकर जब बॉन्ड बनाता है तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोफाइल। CO2 का जो कार्बन है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल है। और इतना तुम्हें पता है CO2 बेस के साथ रिएक्ट करके पहले बाइकार्बोनेट बनते हैं, फिर आगे जाके कार्बोनेट बनते हैं। HCO3 बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, बाइकार्बोनेट आयन। हालांकि अगले स्टेप में जब बेस है वो इसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के वाटर बना देता है और कार्बोनेट तक पहुंच जाता है। ये रिएक्शन आई थिंक तुम सबने पढ़ी हुई है 10th में, कि CO2 बेस के साथ बाइकार्बोनेट फिर आगे जाके कार्बोनेट में चेंज होते हैं। तो मैं सेकेंड स्टेप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी फर्स्ट स्टेप की बात कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? CO2 एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और किसी अनायन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सेकेंड स्टेप तो एसिड बेस रिएक्शन है। कोई बेस किसी भी H को जब पुल करता है वो एसिड बेस रिएक्शन होती है ना। तो यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट अपना H दे रहा है, तो ये एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। प्लीज इधर CO2 एज इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया? ये इक्विलिब्रियम में भी आता है ये कॉन्सेप्ट। चलिए आगे। अब एक टर्म हम यूज करते हैं, न्यूक्लियोफाइलिसिटी। मतलब न्यूक्लियोफाइलिसिटी। हाँ, इधर लिखिए सबने पिछला। न्यूक्लियोफाइलिसिटी। अब मान लो हमारे पास 2 अनायन है, उनमें से कौन जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन देता है? तो जो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन देगा उसकी न्यूक्लियोफाइलिसिटी ज्यादा होगी। मतलब न्यूक्लियोफाइलिसिटी इज अ मेजर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। And it is inversely proportional to electronegativity. Nucleophilicity is inversely proportional to electronegativity. तो अगर हमारे पास एक पीरियड के अलग अलग अनायन है, जैसे कि
हमारे पास CH3 नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, F नेगेटिव है, तो न्यूक्लियोफाइलिसिटी का ऑर्डर क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइलिसिटी क्या हो रही है इन ए पीरियड? डिक्रीजेस। क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इन ए पीरियड न्यूक्लियोफाइलिसिटी डिक्रीजेस। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं ना। सो इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफाइलिसिटी डिक्रीजेस। लेकिन इसकी जगह फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक ग्रुप के मेंबर होते, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है ना। सो इन ए ग्रुप, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफाइलिसिटी इंक्रीजेस। क्योंकि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पता है, तुम्हें पता है इसमें तो कोई डिसऑर्डर भी नहीं है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। यहां तक समझ में आया? तो अगर हमारे पास मान लो दो आयन है, एक OH नेगेटिव है, एक SH नेगेटिव है, विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? एक O पर नेगेटिव चार्ज, एक S पर नेगेटिव चार्ज। O पहले आता है, S बाद में आता है, तो विच इज बेटर न्यूक्लियोफाइल? SH। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब एक एग्जांपल देखिए। चले आगे, ठीक है। सो प्लीज, ये है एल्कीन, प्रोपीन। मैंने अभी अभी तुम्हें बताया कि एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है। अब हमने इसमें HCl डाला, H और Cl में से कौन है जो एल्कीन पर पहले जाएगा? एल्कीन में HCl डाला, इसका H और Cl में से पहले कौन अटैक करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि एल्कीन खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। एल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए इस पर H पॉजिटिव अटैक करेगा, और H पॉजिटिव जहां अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन वहीं चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर आए और ये आगे गए। अब ये इधर क्यों आए, यही चीज आगे करने वाले हैं हम। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इस CH पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन तो CH2 लेके जा रहा है, तो बीच वाले कार्बन तो पे तो डेफिशिएंसी आ गई ना, और इस CH2 ने इस H के साथ बॉन्ड बना लिया, और ये जो अनायन बना, कार्बोकेटायन बना, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं कार्बोकेटायन, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, ये इंटरमीडिएट है। हाँ बोलो बोलो। हाँ, जिस पे जब भी एल्कीन होगा, कार्बन कार्बन अगर मल्टीपल बॉन्ड दो सेम एटम के बीच में होगा ना, वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होगा, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो अल्काइन हो, चाहे वो बेंजीन हो। लिसन, अब बताओ, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज स्टेबल तो है नहीं, तो अगले स्टेप में इस पे क्लोराइड आयन आएगा बचा हुआ, और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये क्या है? प्रोडक्ट। ये क्या है? रिएक्टेंट। ये क्या है? अटैकिंग रिएजेंट। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन। बस इस एडिशन रिएक्शन का पहला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, और पहले स्टेप में कौन सी चीज अटैक कर रही है? इलेक्ट्रोफाइल। तो हम इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इधर दोबारा सुनो, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जो अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, रिएक्शन का नाम उसके अकॉर्डिंग पड़ता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में अटैकिंग रिएजेंट एक इलेक्ट्रोफाइल है,
H पॉजिटिव है, इसीलिए इस पूरी रिएक्शन का नाम हमने क्या दे दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अल्कीन यहां पर रिएक्टेंट था, अल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल बना हुआ था, उस पर अटैक करने वाला मॉलिक्यूल H पॉजिटिव था, H पॉजिटिव खुद एक इलेक्ट्रोफाइल था, तो हमने इस रिएक्शन को नाम क्या दे दिया, दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इस पे ऐड होने वाली चीज इलेक्ट्रोफाइल है। जब H पॉजिटिव ने अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, तो जहां से लिए उस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है। पहले बताओ इंटरमीडिएट का टर्म समझ में आया? कई बार डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं चेंज होता, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, और इसमें ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बोकेटायन, कार्बन विद केटायन। हाँ, अटैकिंग रिएजेंट पूरा HCl है, पर HCl का H पॉजिटिव पार्ट है, जो फर्स्ट स्टेप में अटैक कर रहा है वो H पॉजिटिव है। इंटरमीडिएट का बनना स्लो स्टेप होता है, अनस्टेबल होता है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये समझ में आया? इंटरमीडिएट का बनना एक स्लो स्टेप होता है। तो अल्कीन में कौन सी रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुई। प्लीज बातें नहीं, पीछे मुड़ के मत देखो, इधर देखो। अभी आगे पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा कैसे बनेंगे। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? नाउ लिसन, अगर मल्टीपल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में है, जैसे कि ये कीटोन है, इसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल, और ऑक्सीजन पर लोन पेयर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसमें कोई अनायन डालते, कोई न्यूक्लियोफाइल डालते, तो वो कहां जाता, कार्बन पर, और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते, और इस तरह से ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाती, ये इंटरमीडिएट बनता। लेकिन इसकी ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रोफाइल जा सकता है। अगर इस पे H पॉजिटिव आता तो ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता। इसका मतलब जो CO ग्रुप है, इट कैन एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी मल्टीपल बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में होगा, ऐसे सबस्ट्रेट दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, ऐसा होने पर क्या होता है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इफ मल्टीपल बॉन्ड इज बिटवीन टू डिफरेंट एटम, it can act as both electrophile and nucleophile। अब तक जो तुमने पढ़ा है ना ऑर्गेनिक में, तो बहुत ही सिंपल था। मेन चीज जो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली है वो ये है जो आज मैंने शुरू की है, GOC। एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। कीटोन पर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता तो कार्बन पे जाता, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता तो ऑक्सीजन पे जाता। न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता था, मैंने यहाँ H पॉजिटिव लिया है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल याद रखिएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अगर मान लो उस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तब तो नेगेटिव पे नेगेटिव थोड़ी आएगा। लेकिन अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उसमें मल्टीपल बॉन्ड है दो डिफरेंट एटम के बीच, तो उसके सामने ऑप्शन है कि दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी बन सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है। एल्डिहाइड होते, कीटोन्स होते, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो
पता होना चाहिए ना, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे पे पॉजिटिव होता है, हमेशा लिखते हैं ना। हाँ जी प्लीज, हो गया, लिख लिया सबने? हाँ चले आगे। तो अगर ये मान लीजिए साइनाइड है, तो इसमें नाइट्रोजन पे होगा नेगेटिव, कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन अटैकिंग सेंटर है किसी अनायन के लिए, और नाइट्रोजन पर हमेशा कोई पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा। पहले बताएं, समझ में आई? कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, देख के बता सकते थे। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसपे हमेशा, वो न्यूक्लियोफाइल है, उसपे हमेशा पॉजिटिव वाला पार्ट ही अटैक करेगा। बेंजीन है, सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, पढ़ा है हमने, ऊपर और नीचे रिंग के, वो अट्रैक्ट करेगा किसी डेफिशिएंट सेंटर। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है सब में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। यहां तक आ गया समझ में? अब आते हैं हम कि अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक करता है उस टाइम पर सबस्ट्रेट में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अब वो बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट बनेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं हम कि बॉन्ड ब्रेक कैसे होते हैं, बॉन्ड फिशन कैसे होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। जैसे कि मान लो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। अगर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता तो क्या होता? एक बॉन्ड बनाने में दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन वापस उनको मिल गए। अब किसी पे कोई चार्ज नहीं आने वाला, जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने बॉन्ड बनाने के लिए दिया था वापस मिल गया उनको। तो इस तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग को, बॉन्ड क्लीवेज को क्या कहते हैं? होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन, equal distribution of atom between equal distribution of electron between two atoms. Each atom gets one electron, its own electron. और ये जो बने इंटरमीडिएट, ये न्यूट्रल है और इनको क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल। Intermediate forms are free radical with odd electron. इनमें एक एक odd electron है। और ये इंटरमीडिएट पैरामैग्नेटिक है। अगर मान लो ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये मिक्सचर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। इससे पता चलता है कि इसमें इस तरह की कोई इंटरमीडिएट बनी होगी। तो होमोलिटिक फिशन में क्या हुआ? दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए बिटवीन टू एटम्स। तो ऑर्गेनिक में एक तो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है जिसके इंटरमीडिएट्स कौन से बने? फ्री रेडिकल। तो कई जगह तुम्हें देखने में मिलेगा कि दिस इज फ्री रेडिकल रिएक्शन, तो समझ में आ जाना चाहिए इसका मतलब क्या है। दिस इज फ्री रेडिकल रिएक्शन मतलब बॉन्ड इस तरह से टूटेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर दोनों एटम के पास चले गए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। ऐसे बॉन्ड फिशन को क्या कहते हैं? होमोलिटिक फिशन। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन सच ए वे सो दैट ईच एटम गेट्स वन इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ, पता चला ये? और ऐसा होने की पॉसिबिलिटी तब होगी जब बॉन्ड नॉन पोलर हो। एक सेकेंड, नॉन पोलर बॉन्ड, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए कैपेबल नहीं है, तो क्या होगा? दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएंगे। नहीं तो अगर दोनों में से किसी एक एटम की पावर, पुलिंग पावर ज्यादा होती तो क्या होता? वो दोनों ले जाता और दूसरे पर चार्ज क्या जाता? पॉजिटिव। अब इस फिशन को क्या कहते हैं? हेट्रोलिटिक फिशन। तो नेक्स्ट लिख लीजिए। ये समझ में आया? होमोलिटिक फिशन का इंटरमीडिएट क्या है? फ्री रेडिकल।
अब हेटेरोलिटिक फिशन करते हैं। हेटेरोलिटिक फिशन, जैसे कि ये मिथाइल है और ये क्लोरीन है और उसके बीच में ये रहा इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर ये बॉन्ड टूटता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूटता है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, तो ये क्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और मिथाइल पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये कार्बोकैटायन बन गया, ये अनायन बन गया। तो जब भी कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव, और तब इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। तुम देख रहे हो कार्बोकैटायन के कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकैटायन पहला डायमैग्नेटिक है, दूसरा 6 इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हेटेरोलिटिक फिशन में क्या होता है, वन एटम गेट्स 2 इलेक्ट्रॉन, one of the atom will get both the electrons. तो अगर कार्बन हेलोजन के साथ अटैच होता तो उसका बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता कि कार्बन पे चार्ज क्या आ जाता, पॉजिटिव। तो ये दूसरा इंटरमीडिएट हुआ, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। इससे पहले किया था हमने कार्बन विद डॉट ऑड इलेक्ट्रॉन, उसको हमने क्या नाम दिया था, फ्री रेडिकल। ये था कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं ना, तो कार्बन पर क्या हो रहा है, कार्बन विद ऑड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बन के ऊपर 3 बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इधर देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए ना। ऐसा कब हुआ, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, क्लोरीन के पास। कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं ना, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये स्लाइड समझ में आई। दूसरा इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक में कौन सा बनता है, और ज्यादातर रिएक्शन हमारी यही वाली है, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज वाली, राइट। हाँ जी, इधर क्लियर है। हाँ, तीसरा केस, अब मान लो ये कंपाउंड होता और हम इस वाले बॉन्ड की बात कर रहे होते, इस हेटेरोलिटिक फिशन की बात कर रहे होते, तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते, कार्बन के पास या मैग्नीशियम के पास। मैग्नीशियम तो मेटल है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। इस केस में इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन के साथ साथ ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता, और ये आते ही इस पे चार्ज क्या हो जाता, नेगेटिव, और ये मैग्नीशियम और Br है, तो इस मैग्नीशियम पे चार्ज क्या आ जाता, पॉजिटिव। ये हेटेरोलिटिक फिशन ऐसे हुआ कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको कहते हैं कार्बन आयन। तो तीसरा इंटरमीडिएट ये बनता है, कार्बन विद ऑड इलेक्ट्रॉन, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, ये है कार्बन आयन इंटरमीडिएट। सबसे पहले डायमैग्नेटिक, तो ये भी है।
दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच है, ऑक्टेट कंप्लीट है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पिरामिडल शेप है, और ये खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल। कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच है ना, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल है। ये जिससे भी कंबाइन होगा उसका डेफिशिएंट होना जरूरी है ना, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेचुरली इसके आमने सामने जिससे भी ये कंबाइन करेगा इट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होता है उनको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो वो डायमैग्नेटिक होता है। और तुम्हें देखते ही पता चल रहा है, कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है, एक मेटल के साथ कार्बन का बॉन्ड है, तो मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और ऐसे में उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर कार्बन सीधा, तुम्हारी बातें खत्म होंगी कि नहीं होंगी? अगर सीधा कार्बन हेलोजन के साथ बॉन्डेड होता तो ऑब्वियस है हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे इलेक्ट्रॉन वही ले लेता, तब कार्बन पर चार्ज क्या आ जाता, पॉजिटिव। तो ऑर्गेनिक में 3 तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं, कौन कौन से? फ्री रेडिकल, दूसरा कार्बोकेटायन, और तीसरे कार्बन आयन। ठीक है, सबसे पहली बात, हम जो कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं, होमोलिटिक फिशन है, कौन सी कंडीशन है जो उसको फेवर करती है? तो लिख लीजिए, कंडीशंस which favor homolytic fission. Homolytic fission or formation of free radical. सबसे पहले लेस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जिन कंपाउंड की पोलैरिटी कम हो, जिनका डायपोल मोमेंट कम हो, उनमें होमोलिटिक फिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे एल्केन, सबसे कम डायपोल मोमेंट होता है एल्केन का, मोस्टली 0 भी है एल्केन का टेट्राहेड्रल शेप में। तो इसमें सारी रिएक्शन रेडिकल के थ्रू होती है। ऑल रिएक्शंस ऑफ एल्केन आर वाया होमोलिटिक फिशन, और ये बन गए मिथाइल फ्री रेडिकल। लेस पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड फेवर होमोलिटिक फिशन। हाँ जी, लिख लिया या नहीं? अंदाज, तुम कुछ नोट कर रहे हो? सनलाइट या कोई रेडिएशन, याद करो मैंने पीछे अभी रिएक्शन बता रहे थे, मैंने एच न्यू ऐसे करके लिखा था ना, तो कहीं भी सनलाइट या एच न्यू लिखा हो ना, इसका मतलब इसमें रेडिकली बन रहा है। सनलाइट हो, रेडिएशंस लिखा हुआ हो, इसका मतलब ये रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से होने वाला है। तीसरा, अगर कहीं लिखा हो स्ट्रॉन्ग हीटिंग, रिएक्शन का टेम्परेचर मोर देन 500 डिग्री हो, तो भी चांसेस रेडिकल रिएक्शंस के हो जाते हैं। तो हाई टेम्परेचर मोर देन 500 डिग्री इस तरह से हो, तो भी चांसेस होमोलिटिक फिशन के हो जाते हैं।
ये है कैसे प्रिडिक्ट करोगे कि इस रिएक्शन में रेडिकल बनेंगे, ये चीजें हैं। या तो कहीं वहां सनलाइट का साइन लिखा हुआ हो, मीडियम नॉन पोलर मीडियम लिखा हो, या कंपाउंड नॉन पोलर हो, तो ऐसे में रेडिकल बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चौथा लिख लो नॉन पोलर मीडियम। पोलर मीडियम हमेशा होमोलिटिक फिशन को अपोज करता है। एक सेकेंड सुने ध्यान से। पोलर मीडियम मतलब ऐसा मीडियम जिसके पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर हो, तो उसका नेगेटिव पार्ट सबस्ट्रेट में से पॉजिटिव चीज को खींच लेगा, उसका पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव चीज को खींच लेगा, तो हेटेरोलिटिक फिशन हो गया ना। तो अगर मीडियम नॉन पोलर है वो होमोलिटिक फिशन करवाएगा, लेकिन मीडियम अगर पोलर है तो फिर वो हेटेरोलिटिक फिशन करवाएगा। मीडियम की पोलैरिटी फेवर करती है इस फिशन को। आ गया समझ में। नॉन पोलर मीडियम, नॉन पोलर मतलब जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड मीडियम ले लें, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, इस तरह के मीडियम ले लें। और फिफ्थ कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड को रेडिकल इनिशिएटर कहते हैं। पेरोक्साइड आर रेडिकल इनिशिएटर। ये फ्री रेडिकल बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। जैसे देखिए इधर ये ओ ओ बॉन्ड को हम पेरोक्सी बॉन्ड कहते हैं, सबको पता है। तुम देख रहे हो इसमें ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, तो इनके बीच में बॉन्ड यहां से टूट सकता है। इसने खुद रेडिकल बना लिए। फोटो सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत जल्दी इनमें ये फिशन होके इस तरह के फ्री रेडिकल बन जाते हैं। सामने इधर देखिए जरा, पेरोक्साइड होमोलिटिक फिशन इजीली कर लेते हैं, जैसे इसने कर लिया। अब हमने अगर मान लो मीथेन में इसको डाला, तो ये क्या करेगा, जो रेडिकल बना है ये मीथेन में से एक H डॉट को खींच लेगा, और H डॉट को खींच के इसने एक बॉन्ड बना लिया। पीछे क्या छोड़ दिया इसने, CH3 डॉट इनिशिएट कर दिया ना इसने सबस्ट्रेट पर रेडिकल। मीथेन का अगर हमें H निकालना है और कार्बन पे डॉट लेकर आना है, हम इजीली ऐसा कर सकते थे। पेरोक्साइड डालेंगे, पेरोक्साइड में तो वैसे ही बॉन्ड दोनों तरफ आइडेंटिकल है, जल्दी से रेडिकल बनाएगा, और वो रेडिकल सबस्ट्रेट में से एक H खींच के उसको रेडिकल में चेंज कर देगा। तभी मैंने ये नाम यहाँ दिया ना, रेडिकल इनिशिएटर, जो रेडिकल बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये रेडिकल आगे किसी और रेडिकल को खींचेगा, फिर नया रेडिकल बन जाएगा, और प्रोसेस आगे चलती जाएगी। ये समझ में आया होमोलिटिक फिशन से कैसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और इसके ऑपोजिट जो होगा, पोलर बॉन्ड हो, ठीक है, मीडियम पोलर हो, तो उनके इंटरमीडिएट क्या बनने वाले, पेरोक्साइड ना हो तो उसके इंटरमीडिएट क्या बनने वाले हैं, या तो कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज या कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। यहां तक समझ में आया सबको इधर। अब जैसे कि रेडिकल का बनना रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि दो कंपाउंड है, इनमें से किसका रेडिकल स्टेबल बनेगा, जिसका रेडिकल स्टेबल बनेगा उसकी रिएक्शन फास्टर होगी। इंटरमीडिएट जिसका फास्टर बनेगा उसकी रिएक्शन फास्टर होगी। पहले बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ। दो कंपाउंड है, प्रोडक्ट बनाने से पहले वो इंटरमीडिएट बना रहे हैं, इंटरमीडिएट जिसका जल्दी बनेगा वो पूरी रिएक्शन उसकी फास्टर होगी। तो हमें वो टेक्निक पता होनी चाहिए ना, जिससे हम चेक कर पाए कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल है। मिथाइल डॉट है, इथाइल डॉट है, प्रोपाइल डॉट है, सेकेंडरी कार्बन पर डॉट है, प्राइमरी कार्बन पर डॉट है, कौन सा स्टेबल है।
तो वो हमें पता होगा तो हम इजीली बता सकते थे कि इनमें से कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी। तो अब हम आते हैं स्टडी ऑफ इंटरमीडिएट्स पर, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सबसे पहले कार्बोकैटायन कर रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होता है रिएक्शंस में। राधा तुम्हारे कंपटीशन के सिलेबस में लिखा होता है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन, मतलब जितनी भी रिएक्शन जहां कार्बोकैटायन बन रहे हैं वो सब तुम्हारे कोर्स में। इंटरमीडिएट सबसे पहले कार्बोकैटायन पर आते हैं, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। एक तो जो हम कहते हैं अल्काइल कार्बोकैटायन, इसका मतलब क्या है? हाँ, आर डॉट, सैचुरेटेड का जो अल्काइल है उस पर एक डॉट आ जाए, जैसे CH3 डॉट, CH3 CH2 डॉट, डॉट नहीं सॉरी, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कार्बोकैटायन है ना। ये मिथाइल कार्बोकैटायन, ये इथाइल कार्बोकैटायन, मतलब अल्काइल कार्बोकैटायन। ये मैंने सामने दो लिखे हैं, ये कार्बोकैटायन 3 कार्बन वाले, क्या सेम है ये? यहाँ पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पर है, तो इसको तो हम लिखेंगे प्रोपाइल कार्बोकैटायन, पर इसको हम लिख सकते थे सेकेंडरी प्रोपाइल कार्बोकैटायन। वैसे इसको आइसो भी कह सकते हैं, बट सेकेंडरी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। पर है ये सारे अल्काइल ही ना? अल्काइल की बात कर रहे हैं तो अल्काइल में तो कार्बन हाइड्रोजन ही होगा ना, पर कोई और भी हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ अल्काइल की बात कर रहे हैं। ये वाला बताओ किस कैटेगरी का है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन किस टाइप का है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कैसा है वो? टर्शरी है ना। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। इसका नाम क्या हुआ? टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। तो पहले तो कार्बोकैटायन को नेम कैसे देते हैं वो पता होना चाहिए। सारे अल्काइल कार्बोकैटायन है, सारों में ही कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज पर 6 इलेक्ट्रॉन है, सभी का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ ना, इन सभी का कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रायंगुलर है। बस कार्बन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है उसके अकॉर्डिंग नाम देते जाएंगे। ये सारे अल्काइल कार्बोकैटायन है, सैचुरेटेड कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है या टर्शरी है उसके अकॉर्डिंग इनको नेम दे देते हैं। समझ में आया इधर सबको? चले आगे। हाँ, ये वाली टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, इसको बताना है। इधर देखो, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ और इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, एक कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम टर्शरी कहते हैं। टोटल कार्बन 4 है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हुआ, और पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकैटायन। ठीक है, अब
4 कार्बन इसमें भी है, बट पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर अटैच्ड है? सेकेंडरी कार्बन पर। तो इसको क्या कह देंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। और ब्यूटाइल नॉर्मल भी होता है, स्ट्रेट चेन वाला, तो इसको एन ब्यूटाइल, एन का मतलब नॉर्मल, एन ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, सिंपल ब्यूटाइल भी लिख सकते थे। तो 4 कार्बन में ये केसेस हो सकते थे। एक और भी हो सकता था, नो आइसो वाला, ये ना प्राइमरी, ये सेकेंडरी भी नहीं है, टर्शियरी भी नहीं है, प्राइमरी है, ये प्राइमरी है ना कार्बन, बट वैसे ही आइसो है, तो इसको क्या कहेंगे? आइसोब्यूटाइल कार्बोकेटायन। तो 4 कार्बन में 4 तरह के कार्बोकेटायन बन सकते हैं। मतलब ब्यूटाइल में अगर कार्बोकेटायन बनता तो ये केसेस हो सकते थे, टर्शियरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। तो कार्बोकेटायन को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देते हैं उस कार्बन की नेचर के अकॉर्डिंग। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, वो कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच्ड हो तो वो प्राइमरी हो जाएगा, 2 कार्बन से अटैच्ड हो तो सेकेंडरी हो जाएगा, 3 से अटैच्ड हो तो टर्शियरी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? नोट कर लिया सबने? हाँ जी, हो गया। अब देखें विनाइल कार्बोकेटायन। विनाइल कार्बोकेटायन, विनाइल किसको कहते हैं? इस वाले बॉन्ड को। अब एक H जाने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो अगर किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको विनाइल टाइप का कार्बोकेटायन कहते हैं। दिस इज विनाइल कार्बोकेटायन। जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएं तो। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, क्या हुआ? sp हुआ ना, तो इसको ऐसे लिखना गलत था ना, इसको ऐसे लिखना चाहिए था हमें, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो उसको कहते हैं sp। विनाइल कार्बोकेटायन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो फिनाइल कार्बोकेटायन। क्या ये भी sp होगा? कुछ मैंने बताया था ना, बेंजीन पे कुछ भी आ जाए उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता, तो ये तो क्या होगा? sp2। एरोमेटिक में कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव डॉट, नेगेटिव कुछ भी आ जाए, उसका हाइब्रिडाइजेशन सेम रहता है। कॉन्जुगेशन तो है, पर डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है ना, पॉजिटिव चार्ज तो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। लिख लिया? तीसरा बहुत ही पॉपुलर कार्बोकेटायन, अलाइल। अलाइल कार्बोकेटायन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टू कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड इज अलाइल कार्बोकेटायन। ये कार्बोकेटायन कॉन्जुगेशन में ऑल एटम शुड बी, कॉन्जुगेशन वाले एटम का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा हम क्या लेते हैं? sp2, अलाइल कार्बोकेटायन। सबसे छोटा यही वाला अलाइल है, 3 कार्बन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये भी अलाइलिक टाइप का कार्बोकेटायन है। हमने इसको अलाइलिक क्यों बोला? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, तो अलाइलिक टाइप का कार्बोकेटायन है।
अगर मान लो ये ऐसे होता तो इसको किस टाइप का कार्बोकेटायन कहते हैं? विनाइलिक। एक मिनट, ये कैटेगरी समझ में आई? अगर किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो विनाइल टाइप का कार्बोकेटायन है, ठीक है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या कहते हैं? अलाइल टाइप का कार्बोकेटायन। अलाइल नाम इसका है, बट कैटेगरी अलाइलिक कैटेगरी क्या कौन सी हुई? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, अगर वहां पॉजिटिव चार्ज हो। अगर नेगेटिव होता तो क्या कह देते? अलाइल कार्बन आयन। डॉट होता तो अलाइल फ्री रेडिकल। तो अलाइल फिक्स्ड हो गया इस सिचुएशन के लिए। बेंजीन के डबल बॉन्ड कभी फिक्स ही नहीं होते, उसको डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज वहीं रहता है जहां पर है। हाँ जी, तो अलाइल क्या है? क्लियर हुआ सबको? चलिए आगे, क्योंकि अगर तुम्हें इसकी टाइप समझ में आ गई तो सारे इंटरमीडिएट का भी नाम यही रहेगा। बस वहां कार्बोकेटायन की जगह क्या लिख देंगे? रेडिकल लिख देंगे या कार्बन आयन लिख देंगे, ठीक है। लिख लिया? ऐसे अगर हम कहते हैं ये बेंजीन और इसके ऊपर CH2 और वहां पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बेंजाइल कार्बोकेटायन कहते हैं। दिस वन इज बेंजाइल कार्बोकेटायन। और कॉन्जुगेशन यहां भी है, पॉजिटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन। कहेंगे ना पॉजिटिव चार्ज एट ऑल्टरनेट पोजीशन टू डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन। ऑल एटम sp2 including this carbon। बेंजाइल कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन को तो इस पॉजिटिव चार्ज के आने से एरोमेटिसिटी नहीं मिल गई, तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसी जगह तो पॉजिटिव चार्ज बहुत जल्दी आना चाहेगा। इसको ट्रोपाइलियम कहते हैं, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। एरोमेटिक के कुछ टिपिकल नेम होते हैं। बहुत ही कार्बोकेटायन आइसोलेबल नहीं है, पर ये हो जाता है क्योंकि ये खुद एरोमेटिक है, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद एरोमेटिक हुआ है। ये ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन है। ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। तो ये अलग अलग वैरायटी ऑफ कार्बोकेटायन, इनके नाम मैंने भी बताए, तो देख के वो सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि वेदर इट इज प्राइमरी और इट इज सेकेंडरी और इट इज टर्शियरी और इट इज बेंजाइलिक। बेंजीन से अटैच्ड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो बेंजाइलिक हो जाएगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो विनाइलिक हो जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो फिनाइल हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ बोलो। एरोमेटिक हो गया ना ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होता तो नॉन एरोमेटिक होता, sp3 कार्बन होता ये। लेकिन जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया, एरोमेटिसिटी आ गई। हाँ, तो प्लीज यहां तक समझ में आए? अब इतने सारे कार्बोकेटायन है, कुछ कार्बोकेटायन तो सेम कार्बन वाले थे, इधर इधर। अब इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? तो नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन, जरा ध्यान से सुनना इसको। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर कार्बोकेटायन स्टेबल तो उसका बनना फास्टर, मतलब पूरी रिएक्शन फास्टर, ठीक है। तो अब हमें देखना है कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है या कौन सा कार्बोकेटायन जल्दी से बन जाएगा।
कौन से कार्बोकेटायन की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होगी, तो बनाना सबसे आसान होगा। तो जरा चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टर्शियरी कार्बोकेटायन की। इसमें जो R लगे हुए हैं वो sp3 है, और बीच वाला कार्बन है वो sp2 है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp2। तो ये तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस केस में R इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दो मिनट के लिए लिखना बंद करो और सुनो ध्यान से। इस कार्बोकेटायन में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। बीच वाला कार्बन डेफिशिएंट है। इस डेफिशिएंट कार्बन को 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी कॉम्पनसेट होगी, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। R इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इन टर्शियरी कार्बोकेटायन 3 electron releasing groups are present. 3 electron releasing group will stabilize carbocation. इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोकेटायन स्टेबल कब होगा? जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाए, उसकी डेफिशिएंसी कॉम्पनसेट हो जाए। तो टर्शियरी में तो एक नहीं, दो नहीं, 3 R हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं सेंटर की तरफ, और सेंटर की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसके सामने अगर ये सेकेंडरी वाला हुआ तो इसमें तो 2 ही R हैं, और प्राइमरी में तो 1 ही R है। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर इन कार्बोकेटायन का क्या हुआ? टर्शियरी की सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। टर्शियरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो पहला ऑर्डर तो ये लिख लीजिए। अगर हमारे पास कार्बोकेटायंस हैं जिसमें कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज अलग अलग तरह का है, तो जिसका टर्शियरी कार्बन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी कार्बन सबसे कम स्टेबल, प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी में भी सबसे कम स्टेबल मिथाइल, जिसके पास कोई R ही नहीं है। मिथाइल में तो तीनों तरफ क्या लगे हुए हैं? H, नो R इज देयर। तो मिथाइल सबसे कम स्टेबल हुआ अमंग अल्काइल। पहला पॉइंट समझ में आया? जब क्वेश्चन सामने है अल्काइल कार्बोकेटायन है तो जस्ट चेक करो नेचर ऑफ कार्बन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी सबसे कम स्टेबल। हाँ जी, चले आगे। बस ये एक स्टेप और है बस। यहां तक लिख लिया सबने? हाँ, ये है मिथाइल पॉजिटिव, और मिथाइल के हाइड्रोजन की जगह हमने नाइट्रो ग्रुप लगा लिया, विच इज मोर स्टेबल। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मुझे बताओ नाइट्रो ग्रुप का नेचर क्या होगा? देगा या लेगा? नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप। एक तो बेचारा पहले ही पॉजिटिव, ऊपर से और खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? तो इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप विल डिस्टेबलाइज कार्बोकेटायन। तो लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप decreases stability of कार्बोकेटायन। 2 नाइट्रो लग जाते और भी अनस्टेबल हो जाता। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर उसके विसिनिटी में लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को और डेफिशिएंट बना देगा, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन,
दिमाग देखते हैं तुम्हारा कितना चलता है। लास्ट क्वेश्चन आज का, और मुझे रीजन के साथ आंसर चाहिए। दोनों में से कौन स्टेबल है? हाँ, इधर से कौन बताएगा? बातें बहुत करते हो। कहाँ गुंदास, बताओ जरा, विच इज मोर स्टेबल? थोड़ा सा बॉन्डिंग दिमाग में रखना। ये ज्यादा स्टेबल है, विनाइल वाला ज्यादा स्टेबल है, लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। मतलब ये ऐसे है, ऐसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? रीजन? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? और इस कार्बन का मैंने बताया था sp। अब रीजन बताओ। तुम्हें याद होगा मैंने रेजोनेंस में एक रूल बताया था, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल। तो sp2 पर पॉजिटिव चार्ज, sp पर पॉजिटिव चार्ज, sp इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कुछ याद आया? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेना, और वो डेफिशिएंट हो रहा है, तो अनस्टेबल ही होगा ना। तो हम कहेंगे विनाइलिक कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन अल्काइल कार्बोकेटायन। समझ में आए? विनाइल कार्बोकेटायन का कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा बॉन्डिंग वाला पार्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पार्ट अगर भूला हुआ है तो जरा पढ़ के आना अगली क्लास में, क्योंकि इस टॉपिक में आगे वो काम आने वाला है। एक रेजोनेंस और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जरा एक बार देख कर आना। तो मंडे को हम इसको आगे करेंगे, और आइसोमेरिज्म तैयार कर लेना, क्योंकि आज उसके क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी उसकी बुकलेट की असाइनमेंट डाल देंगे डिस्कशन। मंडे को हो सकता है क्लास में, संडे को नहीं है आइसोमेरिज्म का। ओके, संडे को दे दो फिर, ठीक है। एक मिनट, चलो तुम्हारे मैसेज पे आ जाए, आप आज जाके तैयार कर लेना आइसोमेरिज्म, ठीक है? या तो मंडे को आगे अगले हफ्ते में किसी भी दिन ले लेंगे, बट नेक्स्ट 25 को तो है ही टेस्ट तुम्हारा, उसमें तो आइसोमेरिज्म भी है, जीओसी भी है, तो संडे का तैयार कर लेना। अब तो हो ही गया सारा। हाँ, जीओसी भी है उसमें 25 वाले टेस्ट में, दोबारा देखना जाके, जीओसी भी लिखा हुआ है। हाँ, तो संडे का भी तुम्हें बाहर नोटिस लगा हुआ है ना,